हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग एमसीक्यू जो आपके AIB 18 में काफी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम पास करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को एंड तक जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो से लेकर जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेगा, ना केवल AIB के एग्जाम के लिए बल्कि और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और चैनल प्लेलिस्ट में जाकर जो है AIB प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर आपको क्लिक करके देखना है। मैंने काफी सारे क्वेश्चन कवर करवाए हैं और आपका जब एग्जाम आएगा, अक्टूबर के एंड में आपका एग्जाम है, तब तक हम बहुत अच्छे मात्रा में जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। बात करें पहले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट टू द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के एडवोकेट की इन सभी में से कौन सी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है? टू नॉट टू कमिट ब्रीच ऑफ सेक्शन 126 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? टू नॉट टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हुज एग्जीक्यूटिव कमिटी ही इज ए मेंबर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? टू नॉट टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ ए कोर्ट ट्रिब्यूनल अथॉरिटी इन विच ही नियर रिलेटिव इज ए मेंबर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? टू कमिट हिमसेल्फ विद डिग्निटी एंड सेल्फ respect during the presentation of the case before a court और otherwise act before a court। तो आपके अनुसार कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब है? इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ये सभी जो है एडवोकेट्स की ड्यूटी है जो नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया deal with the duty of an advocate in respect of any money received by him from his client। तो इन सभी में से कौन सा रूल है जो बात करता है यहाँ पर जब भी कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट से कोई भी मनी रिसीव करता है उसके संबंध में बार काउंसिल रूल के अंदर इन सभी में से किस रूल में बताया गया है? रूल नंबर 25 इसके बारे में बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द प्रोविजन रिलेटेड टू द डाउरी इज गिवन अंडर, यानी कि आईपीसी के अंदर डाउरी के प्रोविजन किस सेक्शन में दिए गए हैं? तो इससे रिलेटेड है हमारी सेक्शन 304B। तो पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज डिजाइन टू बी कर्ब इनफिटसाइड, यानी कि ये बात करता है भ्रूण हत्या के बारे में। तो आईपीसी में हमारी कौन सी सेक्शन है जो बात करती है इसके बारे में? सेक्शन नंबर 317, सेक्शन नंबर 313, सेक्शन नंबर 318, सेक्शन नंबर 315, यानी 317, 315, 318 और 313, 318 और 315। तो इससे रिलेटेड हमारी आईपीसी की सेक्शन है 315। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन्फ्रिजमेंट का मतलब होता है वोलेशन करना, यानी कि उसका उल्लंघन करना। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये हमें पता लगाना है। यूज ऑफ ए मार्क आइडेंटिकल टू द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड विदाउट ऑथराइजेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? एडवर्टाइजिंग टू द ट्रेडमार्क such that the advertisement is against the reputation of the trademark। थर्ड ऑप्शन कह रहा है use the trademark as a business name without authorization। तो ये सभी पॉइंट ही इंफ्रिजमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। तो आप वीडियो में पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए पर्सन अंडरगो लाइफ इम्प्रिजमेंट इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कोज देयर बाय
ही मे बी पनिश विद लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ पेनल्टी या इम्प्रिजमेंट, किसके लिए? तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, रेजिडेंसी पावर इन इंडिया में बी एक्सरसाइज बाय, किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी? पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेशन के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, या फिर 1 और 2 इन दोनों के द्वारा। तो आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पार्लियामेंट के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द पनिशमेंट टू विच ऑफेंस आर लायबल अंडर द प्रोविजन ऑफ आईपीसीआर, यानी कि हम पनिशमेंट पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर, सेक्शन 53 जो बात करता है पनिशमेंट्स के बारे में। यहाँ पर बात की गई है इन सभी में से कौन सी पनिशमेंट है? डेथ पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, यानी आजीवन कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, ये सभी पनिशमेंट जो है मेंशन की गई है। तो इसका जो लास्ट है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एम नेगटन रूल किस पर बेस्ड है? इनफेनिसिटी, इंसैनिटी, इनफेंसी, इंसैनिटी, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट या मिस्टेक, किससे रिलेटेड आपने पढ़ा होगा? तो ये रिलेटेड है इंसैनिटी से, यानी कि पागलपन से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज ए प्राइमरी पर्पज ऑफ, यानी कि किस एक्ट के अंदर ये बात कही गई है? पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट या इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, कौन सा रिलेट कर रहा है इससे? जो कहता है इंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय इज ए प्राइमरी पर्पज, यानी कि उनका प्राइमरी उद्देश्य यही है, ये सभी है। किस एक्ट में कहा गया है ये हमें पता लगाना है। तो ये हमारा है ये हमारा है फैक्ट्री एक्ट। अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया हो तो इसका मतलब ये है हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेदर ए टीचर इज ए नॉट ए वर्कमैन, इसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो आई होप अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको इसका जो सही जवाब है वो पता होगा। तो इससे रिलेटेड हमारा फेमस केस कौन सा है? सेकंड वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ का केस है, जो बात करता है वेदर टीचर आर नॉट ए वर्कमैन। सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सब सेक्शन 2 के क्लोज सी के अंदर क्लोजर टर्म को डिफाइन किया गया है, क्लोजर। और एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, इन सभी ऑप्शंस में से हमें पता लगाना है। आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी एक्ट हो उसके डेफिनेशन क्लोज को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, उसमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब बात करें इसके सही जवाब के बारे में, तो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और द पार्ट देयर ऑफ, इसका जो है सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इट डील विद एन इंटरनेट मैनेजमेंट एंड अफेयर ऑफ कंपनी, यानी कि कौन सा बात करता है इन सभी में से जो कि डील करता है इंटरनेट मैनेजमेंट एंड अफेयर ऑफ कंपनी के बारे में, जो रिलेटेड है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब एनेक्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा 1991 में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज ए मैंडेटरी, किस चीज के लिए मैंडेटरी है? इन्वायरमेंट एक्ट के लिए तो होगा, तो ये है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। इसका जो फोर्थ है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है? रेफरेंस कैन बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसिटी ऑफ द केस, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि केस की पेंडेंसिटी के दौरान जो रेफरेंस है इन सभी में से किस ऑप्शन से रिलेट करता है, ये आपको पता लगाना है। तो ये रिलेट करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर टू द केस ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द लेटर ओपिनियन ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर कंपैरिजन क्या करना है? सभी ऑप्शंस में से क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है, इसमें बात की गई है क्वेश्चन ऑफ एविडेंस की, इसमें बात की गई है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की, इसमें बात की गई है क्वेश्चन ऑफ कोर्ट की, कोर्ट प्रोसीजर की। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात की गई है यहाँ पर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि ए पर्सन कैन अप्लाई फॉर द रिव्यू ऑफ द जजमेंट व्हेन, कब अप्लाई कर सकता है? ही इज एग्रीव्ड बाय ए डिग्री और
या फिर ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज अलाउ बट नॉट अपील लाई हैज बीन प्रेफर्ड। सेकंड ऑप्शन है ही इज एग्रीव बाय ए डिग्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज अलाउ। ही इज एग्रीव बाय ए डिसीजन ऑन ए रेफरेंस फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबोव। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रेमेडी ऑफ द रिवीजन इज नॉट अवेलेबल। कब आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी रिवीजन की रेमेडी? केस इन विच द फर्स्ट अपील लाई, केस इन विच द सेकंड अपील लाई, इंट्रालोकेटरी ऑर्डर, इन सभी में। लास्ट ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोविजन रिलेटेड टू द पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कब दी जाती है, किस सेक्शन में दी जाती है? सेक्शन 173 में। तो सेक्शन 173 का एक ही ऑप्शन है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर रिपोर्ट तैयार करके जो है मजिस्ट्रेट को प्रेजेंट की जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डील विद एंटीसिपेटरी बेल। इसके बारे में तो आपको जरूर पता होगा। सेक्शन नंबर 438 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द प्रोविजन रिलेटेड टू द कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड इज गिवन। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा कि किस सेक्शन के अंदर बेल बॉन्ड को कैंसिल किया जाता है। अगर उनके सामने कोई ऐसा केस आया है कि जब बेल बॉन्ड कैंसिल किए गए हो किसी पार्टी के, तो उसने जरूर पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 446 कैपिटल ए को। तो ये बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बेल बॉन्ड के बारे में। बात करें मेन से प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी ये देखने को मिला है और ये आने की संभावना रहती है। क्या है मेन से प्रॉफिट? क्या होता है मेन से प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी? मींस दोज प्रॉफिट बाय विच ए पर्सन इज रॉन्गफुली पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव और माइट हैव बीन रिसीव देयर फ्रॉम टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच ए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? द प्रॉफिट ड्यू टू द इंप्रूवमेंट मेड बाय पर्सन इन ए रॉन्गफुल पोजेशन, बोथ 1 and 3। लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेंसा प्रॉफिट में क्या मेन से प्रॉफिट में क्या चीज शामिल नहीं करती। अगर ये पूछा जाता है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर जो है टिक करना होगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर कौन सा लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इंट्रा मिडलर। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, इंटरमीडिएटर है ये, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। लेकिन हमारा यहाँ पर आंसर कौन सा है? लास्ट ऑप्शन है, 1 और 3 जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑर्डर हैज बीन स्पेसिफिकली एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर एंड अनसाउंड माइंड। यानी कि स्पेसिफिकली आपसे यहाँ पर ऑर्डर पूछ लिया गया है, सीपीसी के किस ऑर्डर के अंदर बात की गई है माइनर और अनसाउंड पर्सन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो इससे रिलेटेड है हमारा सेक्शन नंबर 32 32, ऑर्डर नंबर 32 सीपीसी का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑर्डर ऑफ द सीपीसी ले डाउन जर्नल रूल गवर्निंग प्लीडिंग इन ए कोर्ट। कौन सा बात करता है प्लीडिंग के बारे में? काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑर्डर है, आपको पता होगा। प्लीडिंग के बारे में ऑर्डर नंबर 6 के अंदर स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया गया है। तो हमने यहाँ पर आधे क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप किसी भी तरीके से बोर नहीं हुए होंगे। बस इतना ही समय और लगेगा और हमारा जो है 15 क्वेश्चन जो है पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। पेशेंस रखिए थोड़ा सा, ताकि आप जो है क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझ पाए। बात करें 26 क्वेश्चन के बारे में, सेकंड अपील अंडर सेक्शन 100 इज एप्लीकेबल। Substantial question of law as formed by the High Court. Substantial question of law are not formed by the High Court. Appellant degree पास एक्स पार्टी। तो इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए प्लेस ए मैन विद ए फायर आर्म एट द आउटसाइड ऑफ ए बिल्डिंग एंड टेल जेड दैट दे विल बी फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग।
ए इज, यानी कि यहाँ पर ए ने क्या किया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर इलिस्ट्रेशन है जो हमें आईपीसी के अंदर देखने को मिलता है और काफी बार पूछा जाता है। इसका क्या मतलब है, ए एक व्यक्ति है जिसे बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया गया है। बिल्डिंग के अंदर एक जेड व्यक्ति है और जेड व्यक्ति, किसी ने ये कहा है एक व्यक्ति को खड़ा करके कि अगर जेड व्यक्ति बाहर निकलता है तो तुम्हें उसे गोली मार देनी है। तो ऐसे में ये कौन सा अपराध कर रहा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो रहा है जेड के साथ। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले इलस्ट्रेशन के बारे में, ए इनसाइड से डॉग ऑफ स्प्रिंग अप जेड विदाउट जेड कंसेंट इफ ए इंटेंड टू कोज इंजरी फियर और अनॉयंस टू जेड। यानी कि यहाँ पर क्या किया है इसने, ए ने जो है जेड पर कुत्ता अपना छोड़ दिया है और उसकी कंसेंट भी नहीं ली है, उसको कटवा दिया है। बहुत बार ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अब अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा, अगर मैं तब मेरे को लो की नॉलेज होती तो तब मैं उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर केस फाइल कर देता और उसे सजा दिलवाता। लेकिन बचपन का समय रहता है, बचपन में जो है शरारतें होती रहती है। अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो यहाँ पर जो है क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कोज कैटल टू इंटर अपॉन द फील्ड बिलोंग टू जेड। यानी कि ए ने जेड के जो फील्ड है यानी कि खेत खलियान है वहां पर क्या कर दिया, कैटल को इंटर कर दिया। इंटेंटेड टू कोज एंड नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कोज डैमेज जेड क्रो। और उसे ये भी पता है अगर मैं ये जानवर जो भी कैटल है उसको अगर इन खेतों के अंदर अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये उनकी क्रॉप्स को, जो भी फसल उसने लगाई हुई है उसको खराब कर देंगे। तो यहाँ पर ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध कमिट किया है, तो ए ने यहाँ पर क्या किया है, मिसचीफ किया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर द पावर टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू विड्रॉ इटसेल्फ and any proceeding for the disciplinary action pending before any state bar council of India। तो इसके लिए आपको कौन सा सेक्शन पढ़ना होगा, इसके लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन नंबर 35। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मुझे कंफ्यूजन लग रही है। शायद इसका आंसर 36 ना हो और 35 मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अगर आपके पास बेयर एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961 का, तो आप यहाँ पर बेयर एक्ट में इसे जरूर देखिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच कोर्ट और अथॉरिटी हैज द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसका जो लास्ट है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, केवल थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़े से समय के अंदर मैं यहाँ पर 15 क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दूंगा, थोड़ा सा और पेशेंस रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टेड इंटरेस्ट। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए स्टेपुलेटेड दैट द टाइटल इन प्रॉपर्टी शेल पास टू सी ऑन हिज डेथ। यहाँ पर आपको लास्ट के पोर्शन को ध्यान में रखना है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर आपको लास्ट के पोर्शन को ध्यान में रखना है। स्टेपुलेटेड दैट टाइटल इन द प्रॉपर्टी शेल बी पास टू सी ऑन हिज डेथ ऑफ बी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, is stipulated that the title in a property shall pass to C if he married B। तो ये हमारा जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following in wrong in respect of the law of the copyright। Copyright protection only the expression and not the idea। There is no copyright in respect of the fact। There is no copyright in a government work। कॉपीराइट डज नॉट रिक्वायर्ड रेस्ट्रिक्शन। तो कौन सा हमारा सही जवाब है, कॉपीराइट के लॉ के संबंध में इन सभी में से कौन सा रॉन्ग है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, PIL इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो ये बात करती है हमारी लोकस स्टैंडाई के बारे में, यानी कि हमारे पास कोर्ट में जाने का राइट है। Which of the following is not a case of PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से कौन सा हमारा केस नहीं है, पहला ही केस जो है हमारा
PIL से संबंधित नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय द सीनियर एडवोकेट इन अकॉर्डिंग विद द रूल ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपको पता है कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं, कुछ जूनियर एडवोकेट होते हैं। अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट किसे कहा गया है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने एनरोल कर दिया वो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब है, मेकिंग कंसेशन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द जूनियर एडवोकेट। ये आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड ग्राउंड ऑफ राइट टू बेल। यानी कि पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी व्यक्ति को पकड़ता है किसी भी ऑफेंस में, अगर उसने कोई जमानती अपराध किया है तो ऐसे में उसे यह कहेगा कि तुम्हारे पास जमानत लेने का हकदार है, मगर एक्चुअली में ऐसा तो करती नहीं है पुलिस। तो यहाँ पर अगर आपकी को कानून की नॉलेज है तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि कौन सा सेक्शन हमें ये कहता है कि अब अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो हमारे पास बेल का राइट है, सेक्शन नंबर 15। लेकिन ये ड्यूटी बनती है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, लेकिन यहाँ पर एडवोकेट वो जो पुलिस वाले हैं उसे परेशान करते हैं और बाद में बताते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सर्कमस्टांस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डेड। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है कोर्ट में नहीं आ रहा है, वो अपराधी है, अब यहाँ पर प्रोसीडिंग चलती रहती है और यहाँ पर क्या करते हैं कि वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा है और यहाँ पर अटैचमेंट के भी ऑर्डर किए जा सकते हैं। पहले उसे एब्सकॉन्ड करेंगे, फिर उसके अटैचमेंट के ऑर्डर किए जाएंगे कोर्ट के अंदर। बात करें इससे रिलेटेड कौन सा बिल्कुल सही जवाब है, वेयर द पर्सन टू हुम द प्रोक्लेमेशन इज इशू। प्रोक्लेमेशन यानी कि घोषणा करना, इज इशू इज अबाउट डिस्पोजल ऑफ होल ऑफ द प्रॉपर्टी, एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, रिमूवल द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। जब आप सेक्शन 83 CRPC को पढ़ेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, लास्ट जो है इसका जवाब है, यानी इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इनहेरिएंट पावर 482 CRPC में दी गई है, किसको दी गई है, हाई कोर्ट को दी गई है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, 10 क्वेश्चन बचे हैं, बस अभी कंप्लीट हो जाएंगे। बात करें 14 क्वेश्चन के बारे में, इफ इट इज प्रूव दैट ए मैन हैज नॉट बीन हियर्ड ऑफ, कितने साल के लिए अगर किसी को सुना नहीं गया है तो उसे माना जाएगा कि वो जीवित ही नहीं है। प्रेजम्पशन है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, बाय दोज हु वुड नेचुरली हैव बीन हियर टू हिम इफ ही इज अलाइव। अगर हम सुन लेते अगर नेचुरली वो जीवित होता, अब यहाँ पर हमें साल का पता लगाना है, कितने साल तक कोई गायब रहता है, तो हम ये मानेंगे कि वो तो अब है ही नहीं। तो 7 साल का जो है समय दिया गया है, आपको IPC के अंदर भी देखने को मिलेगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा जब इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे 108 इंडियन एविडेंस एक्ट की। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए डम्प विटनेस गिव हिज एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट सच एविडेंस वुड बी। यानी कि कोई भी डम्प विटनेस आ रहा है और वो गवाही दे रहा है, तो ऐसे में उसकी गवाही को कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा एविडेंस माना जाएगा, ओरल एविडेंस माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। तो हमें पता है कि जो एविडेंस होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर डम्प पर्सन विटनेस के द्वारा अगर कोई भी गवाही दी जा रही है तो ऐसे में उसे ओरल एविडेंस माना जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक ऑर्डर विच इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। इन सभी में से पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, तो ये सभी ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए हमारा लास्ट इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आपने पढ़ा होगा अगर आप प्रैक्टिस जो एडवोकेट है, प्रैक्टिस स्टूडेंट है, अभी करंटली आपने किया और आप प्रैक्टिस में लग गए हैं, तो आपको 138 के केसेस जो है कोर्ट में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको सेक्शन 138 जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर केस फाइल होता है, लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इज ए
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, पहला ही ऑप्शन है। बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ लैंड एंड एक्विजिशन एक्ट 1894, क्या ऑब्जेक्ट है इसका? तो इसका ऑब्जेक्ट है हमारा, आपको लास्ट पोर्शन जो है यहाँ पर ध्यान रखने हैं, एंड एक्ट ऑफ अमेंड द लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पब्लिक पर्पस एंड फॉर इंडस्ट्री, पब्लिक पर्पस फॉर बिजनेस, पब्लिक पर्पस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक पर्पस फॉर कंपनी, यानी कि लास्ट ऑप्शन है इसका हमारा सही जवाब है। एक बारी भी अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, एक दो बार आप रिपीट कर लीजिए, तो तभी आपको पता चलेगा मैंने ये क्वेश्चन जो है कहीं पर सुना था, तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे और लगा पाएंगे सही जवाब। इफेक्ट ऑफ नॉट नेगोशिएबल क्रॉस इज मेंशन अंडर, हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, आई होप आपको नहीं, आपने जो है इसको नहीं पढ़ा होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कौन सा सेक्शन बात करता है नॉट नेगोशिएबल के बारे में? सेक्शन 125, 130, 131, 128, 130 बात करता है इसके बारे में। बात करें सेक्शन 16 किस बारे में बात करता है, तो सेक्शन 16 हमारा बात करता है थर्ड ऑप्शन के बारे में। बात करें लैंड एक्विजिशन एक्ट 1994, कब यहाँ पर लागू हुआ था? तो ये हमारा लागू हुआ था मार्च में, फर्स्ट डे ऑफ द मार्च ऑफ 1894। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन द कोर्ट ऑफ सेशन पास, यानी कि जो सत्र न्यायालय है वो कितनी सजा दे सकती है? डेथ सेंटेंस, rigorous imprisonment, simple imprisonment, any imprisonment authorized by the law, but the death sentence must be confirmed by the high court। लास्ट ऑप्शन आपने सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आपको पता चल गया। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कंप्लीट होने वाले हैं, केवल 2 बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द फॉरेन जजमेंट टू बी कंक्लूसिव, तो कौन सी यहाँ पर नहीं है? इट मस्ट बी गिवन द मेरिट ऑफ द केस, इट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटिएंट जुरिडिक्शन, इट वाज नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट इज बाय द कोर्ट इन द एनिमी कंट्री। लास्ट ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच वन इज ए फॉरेन अवार्ड? एन अवार्ड इन आर्बिट्रेशन वेयर एटलीस्ट वन पार्टी इज नॉन सिटीजन, an award pass in a foreign seated arbitration, an award pass in a arbitration where both the party are non-citizen, none of the above। कौन सा इसका सही जवाब है? सेकंड ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आप सभी को मैं थैंक्स करता हूं, आप सभी ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा और आपका AIB 18 जो है काफी अच्छा जाने वाला है।